नमस्कार। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम इस बुक को कंप्लीट कर देंगे। तो हम आज जनसंख्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये जो जनसंख्या टॉपिक है, जनसंख्या जो हमने लास्ट क्लास करी थी चैप्टर 19 के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश के लिए, उससे रिलेटेड जनसंख्या की इंफॉर्मेशन है। तो आज ये चैप्टर और साथ में ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। जनसंख्या पॉपुलेशन राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश अपेक्षाकृत कम जनसंख्या को प्रश्रय देता है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ कठोर हैं तथा आर्थिक विकास भी अपेक्षाकृत कम है। किंतु यहाँ के निवासी कठोर परिश्रम से अपना जीवन यापन करते आए हैं और उन्होंने विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे मारवाड़, बांगड़, शेखावटी आदि का विकास किया है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जोधपुर जिले की जनसंख्या सबसे अधिक 36,85,681 अंकित की गई है। इसके पश्चात नागौर जिले की 33,09,234 अंकित की गई है। मरुस्थलीय क्षेत्र में सम्मिलित जिलों की जनसंख्या का प्रारूप तालिका 19.1 में अंकित है। तालिका दी हुई है मरुस्थलीय प्रदेश की जिलेवार जनसंख्या 2011। आप इस डेटा को एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा। मैंने एक यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे कि इसमें डीडवाना, कुचामन है या बालोतरा है, फलोदी, पश्चिम ब्यावर। तो ये जो ज़िले हैं, अगर हम डेजर्ट एरिया के बारे में सिर्फ पूछेंगे तो हमारे 16 ज़िले आते हैं। और अगर हम ये पूछते हैं कुल कितने शुष्क प्रदेश में आते हैं या फिर मरुस्थलीय प्रदेश में कितने आते हैं, तो हमारे यहाँ पर कुल जो होते हैं वो 17 ज़िले आते हैं, जिसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा यानी कि सिरोही ज़िले को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके इस डेटा को ज़िले के अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, ये ज़रूर देखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट है, इसके बुक के नीचे भी, इस डेटा के नीचे भी लिखा हुआ है। आप इसको तो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य की लगभग 39.84% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व झुंझुनू जिले में 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसके पश्चात सीकर जिले में 346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर न केवल इस प्रदेश का अपितु राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व रखता है, जहाँ घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर जिले में 92 और बीकानेर जिले में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। दशक 2001 से 2011 में राज्य की औसत वृद्धि दर 21.44% रही, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश के कई जिलों में यह राज्य औसत से अधिक रही। बाड़मेर जिले में राज्य की सर्वाधिक वृद्धि दर 32.55% बाड़मेर जिले में राज्य की सर्वाधिक वृद्धि दर 32.55% इस दशक में रही। इसी प्रकार जैसलमेर में 32.22, जोधपुर में 27.69% रही, जो राज्य औसत से अधिक है। गंगानगर में 10.06% वृद्धि दर राज्य में सबसे कम है और इसके पश्चात झुंझुनू 11.81% और पाली में 11.99% वृद्धि दर रही। मरुस्थलीय प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, पाली, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू एवं झुंझुनू। प्रदेश के अन्य नगरों में बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, नागौर, रतनगढ़, बालोतरा, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, पिलानी, सुजानगढ़, सरदार शहर आदि है। मरुस्थलीय प्रदेश के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य का यह क्षेत्र प्राकृतिक कठिनाई से युक्त है, किंतु यहाँ के निवासी कर्मठ एवं परिश्रमी हैं और सदियों से यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक विकास सीमित हुआ है, किंतु इस दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है। विशेषकर नहरों द्वारा सिंचाई के विस्तार ने मरुभूमि के विस्तृत भाग को हरा भरा बना दिया है। इस प्रदेश में नहरी सिंचित क्षेत्र कृषि उत्पादनों के लिए महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर का जल जैसलमेर जिले तक पहुंच गया है। इस नहर से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों का आर्थिक स्वरूप तेजी से बदल रहा है। निसंदेह इस प्रदेश में विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। कृषि, पशुपालन उद्योग आदि विकसित हो रहे हैं। पर्यटन उद्योग में यहाँ निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसलमेर
जोधपुर बीकानेर के पर्यटक स्थल विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक केंद्र, लोक साहित्य, संगीत, लोक नृत्य विशिष्ट हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अरावली प्रदेश, अरावली रीजन। भौगोलिक दृष्टि से अरावली राजस्थान का विशिष्ट प्रदेश है, जिसे पर्वतीय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखलाएं विस्तृत है। राज्य के मध्य में कणवत, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से है। अरावली की पहाड़ियों ने राजस्थान को जहाँ एक और प्राकृतिक विशिष्टता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर यहाँ की आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को भी प्रभावित किया है। इसके अंतर्गत राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर जिले मुख्यतः सम्मिलित है, किंतु इनकी शाखाओं एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। सीकर और झुंझुनू जिले की कुछ तहसीलें भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं। ये संपूर्ण प्रदेश मात्र एक भौगोलिक प्रदेश ही नहीं अपितु एक योजना प्रदेश है, जिसके विकास हेतु विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक स्वरूप, फिजिकल सेटिंग। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 उप प्रदेश में मानचित्र 19.6 विभक्त किया जा सकता है। पहला है दक्षिणी अरावली, सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद जिले। दूसरा है मध्य अरावली, अजमेर जिला। तीसरा है उत्तरी अरावली, जयपुर और अलवर जिले। इसके अतिरिक्त पर्वतपदीय क्षेत्र फुट हिल रीजन में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तथा डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिला जो इसके साथ संयुक्ता रखते हैं, वहाँ की छुटपुट पहाड़ियाँ इसमें सम्मिलित की गई हैं। यद्यपि बांसवाड़ा क्षेत्र माही बेसिन एक लघु प्रदेश है। अरावली की श्रेणियां गुजरात के मैदान से तक, राजस्थान के 7 से कणवत, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक लगभग 700 किलोमीटर 23 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। तत्पश्चात गंगा यमुना के मैदान में विलुप्त हो जाती हैं। अब हम मानचित्र देख रहे हैं अरावली प्रदेश पर्वतीय स्थिति एवं उप प्रदेश। इसके अंदर अलवर, उत्तरी अरावली और जयपुर के अंदर भी दिया हुई है, तो ये उत्तरी अरावली के अंदर आता है। फिर हम मध्य अरावली दे रखी है, सेकंड पॉइंट लिखा है, जो कि अजमेर के आसपास है। फिर नीचे आते हैं वो थर्ड दक्षिणी अरावली, जिसके अंदर उदयपुर, राजसमंद, सिरोही है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि भूगर्भिक संरचना एवं भू आकारिक दृष्टि से ये पर्वत श्रेणियां विशिष्टता लिए हुए हैं। इस प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तार से वर्णन A.M. हैरोन ने किया है, जो आज तक किए गए अन्य कार्य का आधार है। हैरोन द्वारा अरावली क्षेत्र की भूगर्भिक बनावट का मानचित्र 19.7 यहाँ की संरचना को स्पष्ट करता है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अरावली श्रेणियां भी प्रीकैम्बियम सेलों से संबंधित है, जिन्हें दहली क्रम और अरावली क्रम के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। अरावली श्रेणी का अधिकांश भाग अर्थात उत्तर में दक्षिण में अंतालिया तक 25 डिग्री 13 नॉर्थ और 27 से 73 डिग्री 45 मिनट ईस्ट दहली क्रम की सेलों से युक्त है। अंतालिया से दक्षिण की ओर अरावली क्रम की सेल है, जो गोगुंदा से दक्षिण में पंखाकार रूप में विस्तृत दक्षिण अरावली का निर्माण करती है। दहली क्रम की सेल मुख्यतः कार्बोनेट आर्थो क्वार्टजाइट की क्रमबद्धता में है, तब मूल सेल अलवर क्रम की सेल के साथ समूहित हो गई है, जिसमें क्वार्टजाइट शिस्ट भी प्रधान है। अपर अजबगढ़ क्रम की सेल में शिस्ट मार्बल, माइका शिस्ट, क्वार्टजाइट, माइका आदि भी मिलती हैं। एक बार आप इस मानचित्र को जरूर पोस्ट करके देखिएगा, जो कि है अरावली प्रदेश की भू संरचना हैरोन के द्वारा 1935 पर आधारित, जिसके अंदर आपको दे रखा है कछारी मृदा, दक्षिणी लावा मृदा, विंध्य क्रम, अलवर क्रम, अरावली क्रम, मलानी, जालोर एवं सिवाना ग्रेनाइट, एरिनपुरा ग्रेनाइट है, अजबगढ़ क्रम है, रावली क्रम है और पूर्व अरावली नीस है। तो आप एक बार इसको
वीडियो को पॉज करके देखिएगा। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि सभी सेल अत्यधिक परिवर्तित रूप में हैं। अरावली क्रम की सेल अपेक्षाकृत कम परिवर्तित हैं। नेक्स्ट है अरावली श्रेणी की मुख्य वलन रेखा फोल्ड एक्सिस। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम को है जो दहली संरचना के समानांतर है तथा गोगुंता के दक्षिण में यह पंखाकार हो गई है। वलन का पूर्वी दक्षिण पूर्वी अर्धभाग समकोण पर घूम गया है। बीच बीच में दहली क्वार्टजाइट और मार्बल के अवशिष्ट भी दृष्टिगत होते हैं। वलन के साथ साथ अनेक भ्रंश भी मिलते हैं। श्रेणी के पूर्व में दहली प्री दहली बाउंड्री फॉल्ट है। इस भ्रंश फॉल्ट को हैरो ने थ्रस्ट कहा है। हैरो ने दहली क्रम की सेलों में अनेक भ्रंश वर्णित किए हैं जिनमें कुछ पर्याप्त दूरी पर है। अरावली क्रम की सेलों में पर्याप्त अपेक्षाकृत कम हुआ है। अरावली की दक्षिणी मध्य एवं उत्तरी श्रृंखलाओं का उच्चावच रिलीफ में पर्याप्त भिन्नता है। दक्षिण अरावली क्षेत्र वास्तव में मुख्य अरावली है। इस भाग में पर्वत श्रेणियां का विस्तार 100 किलोमीटर चौड़ाई तक हो गया है तथा औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इस क्षेत्र में 8 से 10 श्रेणियां का समानांतर विस्तार है। दक्षिण अरावली क्षेत्र ऊंचाई में कम होते जाते हैं तथा वे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पूर्वी ईडर की पहाड़ियों में बदल जाते हैं। माउंट आबू के क्षेत्र में पर्वत श्रेणियां सघन हैं। यहीं पर अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। नक्की झील माउंट आबू पर स्थित प्राकृतिक झील है। उदयपुर के निकट पी पिछोला, फतेह सागर, जैसमंद झीलें हैं। इन श्रेणियों में ग्रेनाइट की प्रधानता के साथ साथ दहली और अरावली क्वार्टजाइट भी प्रधानता से है। इस प्रदेश का अफवाह तंत्र समानांतर और दक्षिण पड़ती है जो बनास, साबरमती, पामरी, वाकल नदियों द्वारा तथा दक्षिण पूर्वी में गोमती और सोम नदियां हैं। नेक्स्ट है मध्य अरावली का विस्तार उदयपुर, राजसमंद और अजमेर जिलों में है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 700 मीटर है किंतु घाटियां 550 मीटर ऊंची है। ये श्रेणियां लगभग 30 किलोमीटर चौड़ी और 100 किलोमीटर तक विस्तृत है। अजमेर के निकट सर्वोच्च शिखर तारागढ़ की ऊंचाई समुद्र से 869 मीटर है। अजमेर और नसीराबाद के मध्य की श्रेणियां जल विभाजक का कार्य करती हैं। ब्यावर तहसील के चार दर्रे जो कि है बार, पखेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट। उत्तरी अरावली का विस्तार सांभर से पूर्व को है और इसमें शेखावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां तथा अजमेर और अलवर की पहाड़ियां सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की समस्त श्रेणियां अपरदित हैं। प्रमुख पर्वत श्रेणियां जयगढ़ 648 मीटर है, नाहरगढ़ 599 मीटर, भानगढ़ 649 मीटर, सिरावा 651 मीटर, अलवर किला 597 मीटर है। बाणगंगा, धुंध और बाड़ी नदियां प्रमुख हैं जो बनास नदी की सहायक है। नेक्स्ट है जलवायु। अरावली प्रदेश की जलवायु अति विशिष्ट है। इसके एक और शुष्क मरुस्थल है तो दूसरी ओर वर्षा युक्त प्रदेश। इसी कारण इसके पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु है तो पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु। ऊंचाई का प्रभाव भी जलवायु पर है। यद्यपि अरावली पर्वत श्रृंखला अधिक ऊंचाई की नहीं है किंतु माउंट आबू ग्रीष्म में भी सुहावने मौसम के कारण पर्यटकों का केंद्र है। तापमान दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली एवं उत्तरी अरावली में भिन्नता रखता है। ये ग्रीष्म में 28 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में 10 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। प्रदेश के दक्षिणी भागों में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है जबकि मध्य एवं उत्तरी भाग में 40 से 80 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रश्रय दे रही है किंतु दुर्भाग्य से विगत कुछ वर्षों से हुई अंधाधुंध वृक्षों की कटाई से अब अनेक श्रेणियां वृक्ष विहीन हो गई हैं। इस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन है जिनमें धोकड़ा, बरगद, गूलर, खैर, आम, जामुन, बांस, धाऊ, सिरिस, बेल है, रोहिड़ा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। वर्तमान में सिरोही जिले का आबू पर्वत क्षेत्र पर्याप्त सघन वनस्पति से युक्त है। नेक्स्ट है मृदा की विविधता। इस
प्रदेश में अत्यधिक है। यहाँ भूरी, रेतीली, कछारी मिट्टी अलवर क्षेत्र में है, तो जयपुर मालपुरा क्षेत्र में कछारी मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र अजमेर, पश्चिमी भीलवाड़ा, पश्चिमी उदयपुर और सिरोही है, जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी मृदा की प्रधानता है। मिश्रित लाल काली मृदा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और उदयपुर जिले के कुछ भागों में है। पर्वतीय ढालों पर मृदा नगण्य है, किंतु निचले ढाल तथा घाटियों में उपजाऊ मिट्टी होने से कृषि की दृष्टि से उत्तम है। इसी कारण पर्वतीय प्रदेश होते हुए भी यहाँ के अनेक क्षेत्र उत्तम कृषि क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक प्रारूप, इकोनॉमिक पैटर्न। कृषि यद्यपि अरावली प्रदेश की अधिकांश भूमि पहाड़ी है, किंतु फिर भी यहाँ के 44% भूभाग पर कृषि की जाती है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सीमित है, ऊंचाई कम है तथा श्रृंखलाएं अनवरत नहीं हैं और उनमें अनेक घाटियां और पर्वतीय मैदान हैं। अलवर, जयपुर, दौसा क्षेत्र में गेहूं, चना, बाजरा, तिलहन एवं दालों की कृषि होती है। अजमेर ज्वार, गेहूं और तिलहन, उदयपुर, भीलवाड़ा में मक्का, गेहूं, तिलहन की प्रधानता है। इसके साथ गन्ना, जो मूंगफली, तंबाकू, सरसों, चना, कपास आदि की खेती की जाती है। माही डैम के बन जाने से दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अधिक वर्षा होने से अनेक स्थानों पर चावल भी उत्पादित होता है। प्रदेश में ऊंचाई का मुख्य साधन कुआं है, जहां जल स्तर 10 से 15 मीटर के मध्य होता है। इसी के साथ नलकूपों का प्रयोग भी होने लगा है। माही, मेजाबान, जाखम, मोराई, अड़वान सिंचाई योजनाओं से सिंचाई क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अरावली प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है, क्योंकि यह प्राचीन शैलों वाला प्रदेश है जो अनेक प्रकार के धात्विक एवं बहुमूल्य अधात्विक खनिजों से युक्त है। राज्य के वर्तमान खनिज उत्पादन का लगभग 70% इसी प्रदेश में होता है। यहाँ उपलब्ध खनिजों में सीसा, जस्ता, लौह अयस्क, बेरिलियम, तांबा, अभ्रक, पन्ना, मैंगनीज, एस्बेस्टोस, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि प्रमुख है। उदयपुर की जावर की खानें, राजपुरा दरीबा, भीलवाड़ा की अगूचा, डूंगरपुर की धूधरा, मांडी में सीसा एवं जस्ता के भंडार हैं। लोहा मोरीजा, बानोल, नीमला, डाबला, सिंघाना, नीम का थाना, नाथरा की पाल में उपलब्ध है। बेरिलियम उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में है तथा तांबा अलवर के खो, दरीबा, उदयपुर के देलवाड़ा, भीलवाड़ा के पुर में सीमित मात्रा में है। अभ्रक का विशाल भंडार भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर जिले में है। एस्बेस्टोस उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर जिलों में उत्पादित होता है। मैंगनीज बांसवाड़ा और उदयपुर में उपलब्ध है। पन्ना, काला गुमान, हिरवी और गोगुंदा उदयपुर में तथा बेराइट से अलवर के कई स्थानों पर मिलता है। संगमरमर किशनगढ़, उदयपुर, राजसमंद तथा अलवर में है। संपूर्ण अरावली में भवन निर्माण हेतु उत्तम प्रकार का पत्थर मिलता है, किंतु यदि इसकी अनियंत्रित खुदाई होती रही तो अनेक पहाड़ियां का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और इस प्रदेश में उपलब्ध अन्य खनिजों में फेल्सपार, कांच, बालू का, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, यूरेनियम, तांबड़ा, चूने का पत्थर, स्लेट आदि है। कहा जा सकता है कि अरावली प्रदेश खनिजों की दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश है। उद्योगों का विकास इस प्रदेश में पर्याप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध है। ऊर्जा, जल के साथ साथ विपणन हेतु बाजार भी राज्य में और राज्य से बाहर है। इस प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे कि अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर। इसके अतिरिक्त ब्यावर, मकराना, फुलेरा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, सांबर, सीकर, निम्बाहेड़ा, भोपाल सागर आदि नगर भी कतिपय उद्योगों हेतु प्रसिद्ध है। अलवर क्षेत्र में सिंथेटिक फाइबर, रसायन, स्टील, स्कूटर, वनस्पति तेल, दाल मिल आदि विकसित हुए हैं। भिवाड़ी को राज्य सरकार ने विशेष रूप से औद्योगिक केंद्र की स्थापना हेतु चुना है। जयपुर औद्योगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग, विद्युत मीटर, स्पिनिंग और वीविंग मिल, बॉल बियरिंग उद्योग आदि का विकास हुआ है। अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, रेलवे कॉर्प्स वर्कशॉप के अतिरिक्त अन्य मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं।
भीलवाड़ा राज्य का प्रमुख उद्योग केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ सूती वस्त्र, होजरी, सिंथेटिक फाइबर, वनस्पति घी, दाल मिल, ऊनी वस्त्र आदि के कारखाने हैं। चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा में सीमेंट के कारखाने, भोपाल सागर में चीनी मिल है। उदयपुर में औद्योगिक क्षेत्र में कपास, कताई, रसायन, डिस्टिलरी, मशीन उद्योग आदि विकसित हुए हैं। देवारी जिंक समेल्टर न केवल राज्य अपितु भारत का एक प्रमुख प्लांट है। स्पष्ट है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो रहा है और मनुष्य में इसके और अधिक विकसित होने की संभावना है। परिवहन का विकास अरावली प्रदेश में अच्छा हुआ है। यद्यपि पर्वतीय प्रदेश है, किंतु इसके राज्य में मध्यवर्ती स्थिति के कारण यहाँ रेल एवं सड़क परिवहन की सुविधा पर्याप्त है। अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, फुलेरा, दौसा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ आदि रेल मार्गों की सुविधा से युक्त है। राज्य की राजधानी होने से जयपुर रेल मार्ग से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, कोलकाता, अहमदाबाद, आगरा और देश के अन्य प्रमुख नगरों तथा राज्य के अन्य भागों से जुड़ा है। अजमेर न केवल रेल मार्गों की सुविधा रखता है अपितु यहाँ का रेल वर्कशॉप महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में यहाँ सुपरफास्ट ट्रेनों को चलाया गया है तथा अधिकांश रेल मार्गों को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है। सड़क परिवहन की यहाँ उत्तम सुविधा है और इस प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सीकर होता हुआ गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 आगरा से दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर तक जाता है। अन्य प्रमुख मार्गों में अजमेर कोटा, जयपुर अलवर, जयपुर कोटा, जयपुर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में सड़क मार्गों का पर्याप्त विकास हुआ है। जयपुर और उदयपुर में नियमित वायु सेवा है। जयपुर से दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, मुंबई और नियमित सेवा है। जयपुर तथा उदयपुर विदेशी पर्यटकों के केंद्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या। अरावली प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर 2001 से 2011 के दशक में बांसवाड़ा में 26.58% तथा जयपुर जिले में 26.29% रही, जबकि डूंगरपुर जिले में 25.39 एवं दौसा में 23.75 तथा अलवर जिले में यह 22.75% अंकित की गई। प्रतापगढ़ जिले में जनसंख्या वृद्धि दर 22.84% तथा अजमेर में 18.66% की वृद्धि हुई। इस प्रदेश में सम्मिलित जिलों की कुल जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि दर वर्ष 2011 में निम्न प्रकार से तालिका 19.3 में अंकित की गई। तालिका 19.3 अरावली प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि दर 2011। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके जिले, उनकी जनसंख्या घनत्व क्या है और दशक में जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है, एक बार जरूर देखिएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2011 में इस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या 66,26,178 जयपुर जिले की है। इससे स्पष्ट इसके पश्चात अलवर, अजमेर एवं भीलवाड़ा का स्थान है। प्रदेश में जनसंख्या नवनिर्मित जिले प्रतापगढ़ की जनसंख्या 8,67,848 अंकित की गई है। यहाँ की जनसंख्या की एक विशेषता कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति की बहुलता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 73.47 एवं 65.84% है। उदयपुर में यह प्रतिशत 26.79 और सिरोही में 23.39, चित्तौड़गढ़ में 20.28% है। संपूर्ण दक्षिणी अरावली का प्रदेश आदिवासी जनसंख्या की बहुलता वाला प्रदेश है। राज्य में डूंगरपुर जिला 2011 में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात रखता है, जो प्रति 1000 पुरुषों पर 990 है। इसके पश्चात राजसमंद जिले में 988 एवं प्रतापगढ़ जिले में 982 है। बांसवाड़ा में यह 989 है। अलवर में स्त्री पुरुष अनुपात 894 और जयपुर में 909, अजमेर में 950 तथा सिरोही में 938 है। भीलवाड़ा में 969 स्त्रियां पुरुष 1000 पुरुषों पर है। जयपुर राज्य की राजधानी और सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। 2011 में इसकी जनसंख्या 30,73,350 अंकित की गई और इस प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और ब्यावर जैसा जनसंख्या
की दृष्टि से यहाँ के अन्य नगरों में दौसा, किशनगढ़, नसीराबाद, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अरावली प्रदेश राजस्थान का न केवल एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है अपितु एक आर्थिक प्रदेश है। इस प्रदेश में खनिज, परिवहन आदि की सुविधा से औद्योगिक विकास हुआ है। जहां उत्तरी और मध्य अरावली प्रदेश में विकसित की गति अच्छी रही है, वहीं दक्षिण अरावली का आदिवासी प्रदेश अपेक्षाकृत कम विकसित हुआ है, जिसकी और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे प्रादेशिक असमानता में कमी आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन पूर्वी मैदान राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा से भरतपुर जिले को सम्मिलित करते हुए मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के अतिरिक्त टोंक जिले को सम्मिलित करता है। यह संपूर्ण प्रदेश नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। इसमें बनास बेसिन, यमुनांतरण प्रदेश एवं उत्तरी चंबल बेसिन सम्मिलित हैं। प्राकृतिक वन संरचना, प्राकृतिक सेटिंग, फिजिकल सेटिंग। इस प्रदेश का भू आकृतिक स्वरूप विविधता से युक्त है। प्रदेश का उत्तरी भाग जलोढ़ मृदा है और इस पर शिस्ट और क्वार्टजाइट की एकाकी पहाड़ियां स्थित है। दक्षिण पूर्व में सैंडस्टोन है जो अपर विंध्य समूह का है। बनास बेसिन जलोढ़ मृदा से युक्त है, साथ ही दहली क्रम की सेल टोंक के निकट की पहाड़ियों के रूप में है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रीक अरावली विंध्यन की परतदार सेलों की प्रधानता है। नेक्स्ट पॉइंट है धरातलीय दृष्टि से यद्यपि यह मैदानी प्रदेश है, किंतु सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्र में नीची पहाड़ियां हैं। उत्तरी एवं मध्य भरतपुर जिला उपजाऊ मैदान है जो यमुना के मैदान का पश्चिमोत्तर भाग है तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से युक्त है। आगे हम इस मैप को कंटिन्यू करके देखते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि भरतपुर में पहले आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर अजमेर जिले से लिंक दिखा रखा है। फिर हम नीचे चलते हैं कि यहाँ पर थर्ड में है मैदानी प्रदेश। तो ये पूरा जो मैदानी प्रदेश है इसके अंदर फर्स्ट जो है ये अलवर, जो अब खैरतल तिजारा है, भरतपुर है, ये सभी आते हैं। फिर यहाँ पर अजमेर का भाग दे रखा है, टोंक दे रखा है, सवाई माधोपुर दिया हुआ है, बूंदी का जिला हुआ है, भीलवाड़ा जिला है। तो ये सब जो है वो सेकंड पॉइंट के अंदर दिए हुए हैं। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट में यहाँ पर जयपुर जिला, दौसा, ये सभी जिले आते हैं, माफी चाहेंगे। अब देखो ऊपर जो हमने जो उप प्रदेश पढ़ रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फर्स्ट है वो यमुनांतर प्रदेश है, जो कि नदियाँ यमुना की नदी के बहाव के द्वारा है। दूसरा है कि बनास बेसिन है जो कि बनास नदियों के द्वारा है, उसकी सहायक नदियां भी हैं। और थर्ड पॉइंट है कि उत्तरी चंबल बेसिन, ये नदी चंबल खुद एक मुख्य नदी है और उसके भी अपनी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर मैदानी प्रदेश है। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसके दक्षिण भाग में अनियमित पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग कहते हैं। धौलपुर नगर के दक्षिण पश्चिम में पहाड़ियां विस्तृत है। भरतपुर के पूर्व में भी मंढोली नाम की पहाड़ी है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 216 मीटर है। बनास बेसिन समतल मैदानी भाग है और इसके सीमावर्ती क्षेत्र में पहाड़ियां हैं। करौली क्षेत्र में पहाड़ियां ऊंची तथा सघन है तथा कटा-फटा प्रदेश है। धौलपुर एवं सवाई माधोपुर के चंबल नदी के सहारे का क्षेत्र अत्यधिक कटाव से बीहड़ के रूप में है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला एवं एक पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 505 मीटर है। इस प्रदेश में प्रभावित नदियों में प्रमुख है चंबल, बाणगंगा, गंभीर, रूपारेल, पार्वती, बनास, मोरेल, मासी और साहोदरा। इन सभी नदियों एवं इनकी सहायक नदियों से यह संपूर्ण प्रदेश नदी निर्मित मैदान के रूप में है। जलवायु है, जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्र है। राज्य के पूर्वोत्तर प्रदेश में होने के कारण यह प्रदेश पर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ का वार्षिक वर्षा का औसत 65 सेंटीमीटर है जो प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है। संपूर्ण वर्षा का 80% जुलाई से सितंबर के मध्य होता है। कभी कभी लगातार कई दिनों तक वर्षा होती रहती है। 24 घंटों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 25 डिग्री सेंटीग्रेड
रहता है, जबकि शीतकाल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। सामान्यतः इस प्रदेश की जलवायु सम है। ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधियां, वर्षा काल में मूसलाधार वर्षा और शीतकाल सामान्य होता है। प्राकृतिक वनस्पतियों में यहाँ पतझड़ वाले वनों की प्रधानता है, जिसमें ढाक और खैर की प्रधानता होती है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में जहाँ चंबल के बीहड़ हैं, वहाँ झाड़ियाँ, घास और छितरी हुई वनस्पति है। टोंक क्षेत्र में तेंदू, महुआ, गूलर, कारा, खैर, बबूल, बेर, आम, धोकड़ा की प्रधानता है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में भी वनों का पर्याप्त विस्तार है। यहाँ तेंदू, खिरनी, गुर्जन, बांस, खेजड़ा, खेर, हिंगोट आदि के वृक्ष प्रधानता से हैं। कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक घास उग गई हैं, जिसे बीड़ कहते हैं, और डींग के निकट मंडेरा बीड़ प्रमुख है। इस प्रदेश में मुख्यतः जलोढ़ मृदा है। बनास बेसिन में चिकनी और रेतीली मिट्टी तथा घाटियों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। काली मिट्टी भी इस प्रदेश में है। भरतपुर क्षेत्र में काली दोमट मृदा, चिकनोट और भूरी मृदा मटियार और दोमट कछार और अनुपजाई रेतीली मृदा भूर का विस्तार है, जबकि सवाई माधोपुर में गहरी काली, हल्की पीली एवं भूरी मृदा की प्रधानता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्वरूप, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कृषि की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश महत्वपूर्ण है। पर्याप्त वर्षा एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ विभिन्न कृषि उपजों का उत्पन्न होता है। इस प्रदेश में उत्पादित प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, बाजरा, सरसों, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, मिर्च आदि। अनेक प्रकार के फल एवं सब्जियों का उत्पादन भी यहाँ होता है। जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, वहाँ वर्ष में 2 फसलें भी बोली जाती हैं। नेक्स्ट है सिंचाई हेतु इस प्रदेश में कुओं का प्रचलन सर्वाधिक है और इसके अतिरिक्त नहरों एवं तालाबों द्वारा भी सिंचाई की जाती है। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में विभिन्न आकार के 200 बंद या बांध हैं और इनमें सीमित रूप से सिंचाई की जाती है। भरतपुर फीडर और गुड़गांव यमुना नहरों से भी यहाँ सिंचाई होती है। टोंक जिले में 25,000 से अधिक कुएं हैं तथा नदियों के निकट सीधे नदी के जल को रहट द्वारा खेतों में सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। अनेक छोटी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से इस प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है खनिज संपदा की दृष्टि से यह प्रदेश निर्धन है। इस प्रदेश का प्रमुख खनिज इमारती पत्थर है। इस प्रदेश में विंध्य बालू पत्थर, जिसका उपयोग न केवल सामान्य इमारतों में अपितु आगरा, सीकर, डीग व मथुरा के प्रसिद्ध भवनों में भी हुआ है। बनास बेसिन में अभ्रक का पर्याप्त भंडार है। राजमहल क्षेत्र में गार्नेट मिलता है। सॉफ्टस्टोन निवाई के निकट तथा लोहा बर्थल के निकट सीमित मात्रा में है। जिप्सम, मैग्नीज, तांबा, सिलिका भी यहाँ उपलब्ध है, किंतु उनका खनन लाभकारी नहीं है। चूने का पत्थर सवाई माधोपुर और गंगापुर तहसीलों में पर्याप्त है, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। यहाँ चाइना क्ले तथा घिया पत्थर भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। भरतपुर का सेंट्रल इंडिया मशीनरी लिमिटेड, सिमको तथा धौलपुर हाई टेक ग्लास फैक्ट्री का यहाँ के उद्योगों में विशेष महत्व है। सवाई माधोपुर में सीमेंट की फैक्ट्री है और इसके अतिरिक्त धातु उद्योग, तेल उद्योग, रसायन उद्योगों का भी सीमित विकास हुआ है। कुटीर उद्योगों का यहाँ पर्याप्त विकास हुआ है। इसमें सवाई माधोपुर के लकड़ी के खिलौने तथा टोंक में नमदा, दरी, निवाड़ उद्योग प्रमुख हैं। बीड़ी बनाने का कार्य भी घरेलू उद्यम के रूप में किया जाता है। हैंडलूम, खंडसारी, रंगाई छपाई, चमड़े का सामान आदि भी कुटीर उद्योगों के रूप में किए जाते हैं। नेक्स्ट है परिवहन का विकास पूर्वी राजस्थान के मैदानी प्रदेश में पर्याप्त हुआ है। इस प्रदेश को राजस्थान का पूर्वी मैदान, ईस्टर्न गेटवे ऑफ राजस्थान कहा जाता है। मध्यकालीन युग से ही यह प्रदेश परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। इस प्रदेश में सड़कों का सघन जाल है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 एवं 2 गुजरते हैं। जयपुर कोटा मार्ग एक प्रमुख मार्ग है जो निवाई, टोंक, देवली से जाता है। टोंक, सवाई माधोपुर, मालपुरा, टोड रायसिंह, मालपुरा, दूदू, धौलपुर, भरतपुर डीग से नगर से सेमली, सवाई माधोपुर दौसा,
मंडावर, करौली, गंगापुर, लालसोट आदि अन्य प्रमुख सड़क मार्ग हैं। रेल मार्गों की सुविधा सवाई माधोपुर में पर्याप्त है। सवाई माधोपुर का एक बड़ा रेल जंक्शन है जो जयपुर, कोटा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, मुंबई से जुड़ा है। जयपुर मुंबई और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग यहाँ से जाता है। भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में डुपरिया से रानीकुंड, बयाना से रूपवास, नदबई से भरतपुर और भरतपुर से चिकसाना तथा मनिया से जाजन अन्य रेल मार्ग हैं। धौलपुर में वांतपुरा राज्य की एकमात्र नैरोगेज रेल लाइन है। टोंक एक ऐसा जिला मुख्यालय है जहां रेल मार्ग सुविधा नहीं है। यहाँ चनानी, निवाई, सिरस, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग के स्टेशन है। जयपुर टोडराय सिंह मार्ग पर मालपुरा टोडराय सिंह प्रमुख स्टेशन है, परंतु इस रेल मार्ग को अब हटा दिया गया है। हवाई परिवहन की सुविधा इस प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है इसका जनसंख्या। पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य का एक सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। इस प्रदेश में सम्मिलित जिलों की जनसंख्या एवं घनत्व तालिका 19.4 के आधार पर निम्न प्रकार है। तालिका 19.4 पूर्वी मैदान की जनसंख्या 2011। तो इस डेटा को आप एक बार पोस्ट करके देखिएगा वीडियो को। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि वर्ष 2011 में यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या भरतपुर जिले में रही। इसी जिले में 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व यहाँ के सघन बसाव को स्पष्ट करता है। टोंक जिले में सबसे कम 198 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। धौलपुर जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर इस प्रदेश की सर्वाधिक 22.79% रही। सवाई माधोपुर में 19.79, भरतपुर में 21.39, करौली में 20.94 और टोंक में सबसे कम 17.33% रही। इस प्रदेश का भरतपुर सबसे बड़ा नगर है और अन्य नगरों में टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कामार नगर, डीग, नदबई, कुम्हेर, भुसावर, वेर, बयाना, पाड़ी, राजाखेड़ा, देवली, निवाई, मालपुरा, टोडा रायसिंह, उनियारा, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन, टोडा भीम और महुआ है। सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 21.87% और जनजाति की 22.59% है, जबकि भरतपुर में यहाँ प्रतिशत 21.64 एवं 2.31% है। धौलपुर एवं टोंक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः 20.17 और 20.20 है, जबकि जनसंख्या का क्रमशः 4.49 और 11.89% है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश राज्य का भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट प्रदेश है। कृषि पर आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था है। खनिज समानता होने से उद्योगों का विकास भी बहुत कम हुआ है। परिवहन की उत्तम सुविधा है। भरतपुर का घना पक्षी विहार और सवाई माधोपुर का वन्य जीव उद्यान तथा रणथंभौर का किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, साउथ ईस्टर्न प्लेटू और हाड़ौती प्लेटू राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई है। जिले जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 4 जिले कोटा, बारां, बूंदी एवं झालावाड़ सम्मिलित किए जाते हैं। इसका विस्तार 23 डिग्री 51 मिनट से 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। प्रदेश का क्षेत्रीय विस्तार 24,185 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी सीमाएं मध्य प्रदेश से मिलती हैं। ऊपर एक मानचित्र दिया हुआ है जिसका नाम है कि हाड़ौती उच्चावच एवं भू आकारित प्रदेश, जिसके अंदर पर्वतीय अर्धवृत है, नगरीय मैदान है, नदीय मैदान है, शाहबाद उच्च क्षेत्र है, झालावाड़ का उच्च पठार है और गंगधर उच्च क्षेत्र है। आप इसको वीडियो को एक बार पोस्ट करके इस मानचित्र को एक बार देखिएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। भौगोलिक स्वरूप, ज्योग्राफिकल पैटर्न।
उच्चावच की दृष्टि से यह प्रदेश मालवा के पठार पर उत्तरी भाग है। मूल रूप से यहाँ का धरातल पठारी है, इसी कारण इसको हाड़ौती का पठार नाम दिया जाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक धरातलीय विविधता है, जिनके कारण इसे निम्नलिखित धरातलीय प्रदेशों में जैसे कि मानचित्र 19.9 विभक्त किया जाता है। पहला दे रखा है कि अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां हैं, दूसरा नदी निर्मित मैदान है, तीसरा शाहाबाद का उच्च स्थल है, चौथा झालावाड़ का पठार है और पांचवा डग गंगधार के उच्च क्षेत्र हैं। आगे हम है इसके अंदर की पहला है अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। हाड़ौती के पठार पर अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जो क्रमशः बूंदी और मुकुंदरा श्रेणियां के नाम से जानी जाती हैं। इनका विस्तार उत्तर पूर्व में इंद्रगढ़ से प्रारंभ होकर लाखेरी बूंदी होता हुआ प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है। तत्पश्चात ये एकाएक दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। उसी से इन श्रेणियों का अर्धचंद्राकार स्वरूप विकसित हुआ है। बूंदी पर्वत श्रेणी एक दोहरी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है तथा जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी तीव्र ढाल अनेक किलोमीटर तक एक दीवार के समान अवरोध के रूप में है। इस श्रेणी में 4 दर्रे हैं। पहला बूंदी के नगर के निकट है, जिसे दहली कोटा मार्ग जाता है, और दूसरा जेतवास के निकट है, जिससे टोंक की सीधी सड़क जाती है। तीसरा रामगढ़ और खटगढ़ के मध्य है, जहां से मेज नदी ने अपना मार्ग बनाया है, और चौथा उत्तर पूर्व में लाखेरी के निकट है। इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 350 मीटर है तथा इनका सर्वोच्च शिखर सतूर 353 मीटर ऊंचा है, जो बूंदी नगर से 13 किलोमीटर पश्चिम में है। मुकुंदरा श्रेणियां हाड़ौती पठार के मध्य से उत्तर पश्चिम होकर दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 120 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जहां 2 पृथक श्रेणियां वाली श्रृंखला है, जो समानांतर रूप से लगभग 150 मीटर की दूरी में फैली है, और इसके मध्य का भाग एवं श्रेणियां सघन वनों से आज भी आच्छादित है। इनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 335 से 503 मीटर है। चंदवाड़ा क्षेत्र में इनकी सर्वोच्च चोटी 517 मीटर ऊंची है। काली सिंध नदी गागरोन नामक स्थान से इन श्रेणियों के मध्य से अपना मार्ग बनाती हैं और यही इसमें आहू नदी आकर मिलती है। कोटा झालावाड़ मार्ग इन्हीं श्रेणियों के मध्य वक्राकार रूप में गुजरता है। झालावाड़ बारा मार्ग जो खानपुर होता हुआ जाता है, वह भी मंडावर नामक स्थान से इन्हीं श्रेणियों के मध्य से गुजरता है। ये श्रेणियां आज भी वनों से आच्छादित है तथा वन्य प्राणियों का प्रश्रय स्थल है। सेकंड पॉइंट है कि नदी निर्मित मैदान। बूंदी और मुकुंदरा पर्वत श्रेणियों से आवृत लगभग 7,885 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, मेच और उनकी उप सहायक नदियों से एक क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का जमा कर रही है, जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र प्रमुख कृषि क्षेत्र में बदल गया है। चंबल नदी के किनारे बीहड़ भी विकसित हैं, किंतु उनका स्वरूप विकट नहीं है तथा विस्तार अति सीमित है, क्योंकि यहाँ नदी ने अपना प्रवाह प्रसार खंडों से होकर बनाया है। थर्ड पॉइंट है शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। हाड़ौती पठार का उत्तर पूर्ववर्ती अपेक्षाकृत कम उच्च क्षेत्र है, जिसे शाहाबाद उच्च क्षेत्र कहा जा सकता है। यह क्षेत्र 300 मीटर की समोच्च रेखा से आवृत है और पश्चिम की ओर 50 मीटर तक पहुंच जाता है। इसका सर्वोच्च क्षेत्र कस्बा थाना में समुद्र तल से 456 मीटर ऊंचा है। पूर्व की ओर ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भू आकृतिक रामगढ़ ग्राम के निकट घोड़े की नाल की आकृति यानी कि हॉर्स शू टाइप पर्वत श्रेणी है, जो समतल क्षेत्र में एकाएक बनी हुई है। इसके मध्य में एक छोटी झील है तथा यहाँ प्राचीन बसाव के अवशेष हैं। संभवतः रामगढ़ की पहाड़ी का उद्भव टेक्टोनिक कारणों से हुआ है। फोर्थ पॉइंट है झालावाड़ का पठार। मुकुंदरा श्रेणियों के दक्षिण में लगभग 6,183 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 300 से
450 मीटर की ऊंचाई वाला पठारी भाग है। यह भाग मालवा के पठार का अभिन्न अंग है और दक्षिण के पठार से समानता रखता है, अर्थात यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। इस पठारी क्षेत्र में कहीं कहीं एकाएकी पर्वत श्रेणियां भी दृष्टिगत हो जाती हैं, विशेषकर मनोहर थाना, अकलेरा और बकानी क्षेत्र में। शेष प्रदेश समरूप पठार है जिस पर छोटी छोटी नदियों ने अपनी घाटियां बना रखी हैं। 5वां पॉइंट है डग गंगधार उच्च प्रदेश। हाड़ौती पठार का दक्षिण पश्चिमी भाग डग गंगधार एक उच्च क्षेत्र 1429 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो 450 मीटर की ऊंचाई वाला है। यहाँ अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां भी एकाकी रूप में यत्र तत्र विस्तृत है और इसकी पश्चिमी सीमा चंबल नदी बनाती हैं। उच्च क्षेत्र होने के उपरांत भी यह क्षेत्र एक कृषि क्षेत्र है क्योंकि इसमें धरातलीय विविधता बहुत कम है। भूगर्भित बनावट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इस प्रदेश की भूगर्भित बनावट का उत्तरोत्तर क्रम निम्न है। पहला है जलोढ़ एवं लैटराइट, दूसरा है दक्षिणी भारत तुल्य, तीसरा है अपर भंडार सैंडस्टोन, चौथा है भंडार लाइमस्टोन, पांचवा है रीवा सैंडस्टोन, छठा है रीवा सेल, सातवां है कैमूर सैंडस्टोन, आठवां है सुकेत सेल और 9th पॉइंट है निम्बाहेड़ा लाइमस्टोन, 10th है खारोरी मनान सैंडस्टोन और 11th है क्वार्टजाइट अरावली। हाड़ौती के उत्तरी क्षेत्र अर्थात बूंदी में अरावली क्रम वाली शिस्ट की प्रधानता है, साथ ही कुछ क्वार्टजाइट के अवशिष्ट दहली क्रम के भी हैं। बूंदी के निकट अपर विंध्य सैंडस्टोन अरावली शिस्ट के साथ मिश्रित हो गया है। कोटा जिले का अधिकांश भाग विंध्य क्रम से संबंधित है, केवल शाहाबाद और छबड़ा से पूर्व का भाग भिन्न है। इन दो क्षेत्रों में सेल की बनावट डक्कन ट्रैप वाली है। अधिकांश उत्तरी भाग में अपर विंध्य भंडार सैंडस्टोन का विस्तार है। पूर्वी मध्य भाग में सुकेत सेल है, जबकि पश्चिम में कैमूर सैंडस्टोन भी दृष्टिगत होता है। उत्तर पूर्व का अधिकांश भाग जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। सुकेत सेल कोमल विभिन्न रंगों वाला एवं चिकना पत्थर है जिसका वर्तमान में फर्श बनाने में अत्यधिक उपयोग होता है। इसी प्रकार कैमूर सैंडस्टोन भी इमारती पत्थर है। झालावाड़ जिले का अधिकांश भाग दक्षिण तुल्य दक्कन ट्रैप तथा जलोढ़ मिट्टी से युक्त है। यहीं कहीं भी छोटी पहाड़ियां हैं, वहां लैटराइट मिट्टी का जमाव है। यहाँ की अधिकांश शैलें विंध्य काल की है। उत्तर पूर्व के कुछ भाग में अरावली क्वार्टजाइट भी है। मुकुंदरा श्रेणियां में उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्वी स्ट्राइक है। इनमें अनेक ब्रंश भी हैं। काली मिट्टी एवं अनेक स्थलों पर लाल भूरी मिट्टी देखी जा सकती है। अफवाह तंत्र जो होता है ड्रेनेज पैटर्न। हाड़ौती प्रदेश का अफवाह तंत्र चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा नियंत्रित है। वास्तव में इस प्रदेश की विस्तारीय दृष्टि से छोटा होने के कारण यहाँ अफवाह तंत्र का पूर्ण विकसित स्वरूप नहीं है। चंबल नदी भी कोटा जिले में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है और पुनः राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए अग्रसर हो जाती है। चंबल नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में विंध्याचल के उत्तरी भाग से महू के दक्षिण में मानपुर नामक स्थान से होता है। तत्पश्चात लगभग 325 किलोमीटर एक संकीर्ण एवं तीव्र ढाल वाली घाटी से प्रभावित होती हुई 84 गढ़ के निकट से कोटा जिले में प्रवेश करती है। यहाँ तक नदी अत्यधिक तीव्र प्रवाहमयी रहती है क्योंकि इसका 8084.4 मीटर से 505 मीटर तक निचाई हो जाती है और इसी का लाभ उठाकर गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बनाए गए हैं। कोटा बूंदी जिलों में काफी दूरी तक सीमा बनाते हुए ये नदी हाड़ौती के हृदय स्थल का निर्माण करती है। कोटा के पश्चात इसमें पहली प्रमुख शाखा काली सिंध नौनेर ग्राम के निकट मिलती है। इस प्रदेश में इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पार्वती तथा मेंज। काली सिंध इस नदी का उद्भव मध्य प्रदेश का देवास क्षेत्र है। यहाँ से उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई यह झालावाड़ जिले में रायपुर के निकट प्रवेश करती है। उत्तर की ओर बहती हुई मुकुंदरा पहाड़ी से अपना मार्ग बनाती है। गागरोन के निकट आहू नदी इसमें आकर मिलती है।
और इससे पूर्व उजाड़ नदी भी इसमें इसकी एक छोटी शाखा के रूप में आकर मिलती है। परवन नदी भी काली सिंध की एक प्रमुख सहायक नदी है जो छिपा, बड़ौद, अटरू, सांगो से प्रभावित होती हुई पलायता के निकट काली सिंध में मिल जाती है। पार्वती नदी यह चंबल की सहायक नदी है। यह भी मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलती है। उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए कुछ दूरी तक कोटा की छबड़ा तहसील तथा एवं मध्य प्रदेश के गुना जिले की सीमा बनाती हुई अटरू, पारा, मांगरोल तहसीलों से गुजरती हुई पुनः कोटा राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई चंबल में मिल जाती है। मेज नदी है। मेज नदी का उद्भव भीलवाड़ा क्षेत्र से होता है तथा बूंदी जिले में यह नेगढ़ गांव के निकट प्रवेश कर उत्तरी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई डबलाना तक 16 किलोमीटर बहने के पश्चात ये पूर्ववर्ती होकर एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बूंदी पर्वत श्रेणियों में खटगढ़ के निकट मार्ग बनाती हुई श्रेणी के समानांतर प्रभावित होकर सीनपुर गांव के निकट चंबल में मिल जाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां बाजन और कुराल है। अन्य सहायक नदियां हुनवालिया, बासोली की नदी, बाला नदी, नया गांव की खाल, उदान, माचली एवं मांगली आदि हैं। मांगली मेज की प्रमुख सहायक नदी है जिस पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात है और इसकी सहायक घोड़ा पछाड़ नदी बिजोलिया की झील से निकलकर मांगली नदी में मिल जाती है। क्लाइमेट है इसका जलवायु संपूर्ण भारत के समान प्रदेश की जलवायु भी मानसून द्वारा नियंत्रित उप उष्ण सब ट्रॉपिकल है। इसकी प्रमुख विशेषता ऋतुओं के अनुसार तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवाएं आदि की परिवर्तनशीलता है। यहाँ भी नवंबर से फरवरी तक शीतकाल, मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्मकाल एवं मध्य जून से अक्टूबर तक वर्षा काल होता है। शीतकाल में सितंबर माह में औसत तापमान 29.6 सेंटीग्रेड से घटकर जनवरी में 16.6 सेंटीग्रेड हो जाता है। शीतलहर के आ जाने से तापमान और भी कम हो जाता है, सामान्यतः लगभग 4.2 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्म काल में तापमान उच्च होकर 38 सेंटीग्रेड तथा कभी कभी 42 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। गर्म, तेज, धूल भरी हवाएं चलती हैं। मध्य जून के पश्चात या जुलाई के प्रथम सप्ताह में यहाँ मानसून पहुंच जाता है और राजस्थान के अन्य भागों की तुलना में हाड़ौती में अच्छी वर्षा हो जाती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 95 सेंटीमीटर है। यहाँ भी झालावाड़ जिला और उत्तर पश्चिमी बूंदी जिला अधिक वर्षा वाला है, जहाँ 85 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मध्य पश्चिमी भाग में 60 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक, शेष भाग में 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सामान्यतः यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक किंतु मलेरिया युक्त है। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। प्रदेश में मूल रूप से उष्ण शुष्क पतझड़ वाले वन जैसे कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। पहला है धोकड़ा वन, दूसरा है मिश्रित वन, तीसरा है खैर के वन, चौथा है घास के मैदान एवं झाड़ियाँ। उपयुक्त वर्गीकरण राज्य वन विभाग द्वारा स्थानीय आधार पर किया गया है। पहला है धोकड़ा वन जिसका साइंटिफिक नाम है एनोजियस पेंडुला। वनों का विस्तार हाड़ौती के विस्तृत क्षेत्र में है। ये पर्वत श्रेणियों की ढालों पर एवं अन्य असमतल भूमि में पाए जाते हैं और इनकी वृद्धि मंद होती है तथा पेड़ों की ऊंचाई 7.5 मीटर तक होती है और ये बूंदी की पहाड़ियों, मुकुंदवारा की श्रेणियां एवं शाहबाद क्षेत्रों में अधिक विस्तृत हैं। इनमें धोकड़े के पेड़ के अतिरिक्त तेंदू, खेर, बेल, गुर्जन, सिरिस आदि भी मिलते हैं। व्यापारिक दृष्टि से तेंदू की पत्तियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीड़ी बनाने के काम आती है। दूसरा पॉइंट है मिश्रित वन। पर्वत श्रेणियों की तलहटियों में और नदियों के किनारे मिलते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष जैसे कि खैर, बेल, तेंदू, गुर्जर, खेजड़ा, आंवला, बहेड़ा, जामुन, खिरनी, सेलार, मेमली आदि मिलते हैं। जहाँ नमी की दिशा उपयुक्त होती है वहाँ बांस भी मिलता है। चंदन के वृक्ष डगपिड़ावा तहसील झालावाड़ में व कनवास कोटा में मिलते हैं।
तीसरा पॉइंट है खैर के वन। खैर के वन भी मिश्रित अवस्था में पर्वतीय ढालों एवं मैदानी भागों में मिलते हैं। ये वन पिड़ावा, बकानी, झालावाड़ तथा सांगोद, बारा, शाहबाद, कोटा एवं नैनवा, हिंडोली, बूंदी में विशेषकर मिलते हैं। घास के बीड़ सघन क्षेत्र हाड़ौती में अनेक स्थानों पर देखे जा सकते हैं, जहां प्राकृतिक रूप से घास एवं झाड़ियां उग आती हैं। उपर्युक्त अतिरिक्त टीक, बांस, बबूल के वन भी यहाँ हैं। यहाँ के वनों से इमारती लकड़ी, बांस, गोंद, लाख, तेंदू का पत्ता बीड़ी बनाने हेतु प्राप्त की जाती है। साथ ही भारी मात्रा में ईंधन हेतु लकड़ी काटी जाती है। अनियमित कटाई के कारण विगत 10 वर्षों में वनों का अत्यधिक हताश हुआ है। जहां सघन वनों का विस्तार था, वे श्रेणियां अब नगण्य नजर आने लगी हैं। नेक्स्ट है मृदा, सॉइल। हाड़ौती प्रदेश में मृदा की विविधता स्पष्ट दृष्टिगत होती है। एक और कछारी जलोढ़ मृदा है, जो नदियों द्वारा विस्तृत की गई उपजाऊ मिट्टी है, तो दूसरी ओर काली कपास की मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल है, और तीसरी ओर अपरदन से बनी परिवर्तित मृदा लैटराइट है, जो लाल एवं भूरे रंग की है। जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जमा की गई है, जिसमें मध्य एवं उत्तरी कोटा जिला प्रमुख है। इसी प्रकार झालावाड़ जिले में काली सिंध की घाटी एवं बूंदी में मेच नदी की घाटी है। काली मिट्टी अधिकांशतः झालावाड़ जिले एवं कोटा जिले के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में प्रधानता से मिलती है। लाल मिट्टी बूंदी की पहाड़ियों तथा हिंडोली क्षेत्र व मुकुंदरा की पहाड़ियों पर दिखाई देती हैं। पर्वतीय ढालों पर मिट्टी कंकड़ पत्थर युक्त है। सामान्यतः यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। मिट्टी के कटाव की समस्या अधिक है। चंबल नदी के दोनों ओर तथा अन्य नदियों की घाटियों में भी ये समस्या है। वर्षा काल में असंख्य नाले अपने प्रवाह से मिट्टी की कटाव में वृद्धि कर देते हैं। निरंतर वनों के कटते जाने से यह समस्या और भी अधिक होती जा रही है। नेक्स्ट है आर्थिक प्रारूप, इकोनॉमिक पैटर्न। कृषि, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा एवं अनेक क्षेत्रों में विकसित सिंचाई सुविधाओं के फलस्वरूप हाड़ौती प्रदेश राज्य एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया है। यहाँ रबी और खरीफ दोनों ही फसलों का समान रूप से उत्पादन होता है। रबी में गेहूं, जौ, अलसी और चना उत्पादित होता है, जबकि खरीफ में ज्वार, तिल, मक्का, मूंगफली, गन्ना, कपास एवं तंबाकू आदि फसलें होती हैं। दालों के उत्पादन में यह क्षेत्र मूंग, उड़द तथा चने का उत्पादन करता है। मूंगफली के उत्पादन में यह प्रदेश राज्य में अग्रणी है। काली मिट्टी के प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है सिंचाई। सिंचाई सुविधाओं का यहाँ पर्याप्त विकास हुआ है। नहरें, तालाब तथा कुएं और नलकूपों के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई में क्षेत्रों में सिंचाई होती है। चंबल योजना के अंतर्गत बने बांध जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बांध, जवाहर सागर, कोटा बैराज से निकली नहरों से कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई होती है। कुछ छोटे बांधों से भी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। झालावाड़ जिले में तथा अन्य क्षेत्रों में भी कुओं के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है खनिज। खनिज उत्पादन की दृष्टि से हाड़ौती महत्वपूर्ण नहीं है। धात्विक खनिजों का यहाँ लगभग अभाव है। झालावाड़ और बूंदी के कुछ भागों में तांबा और लोहा होने के प्रमाण हैं, किंतु व्यापारिक दृष्टि से यह उपयोगी नहीं है। यह प्रदेश का वास्तविक खनिज इमारती पत्थर है। घिया पत्थर तालेड़ा, सुकेत, झालरापाटन, लाड़पुरा, खानपुर और भवानी मंडी क्षेत्रों में मिलता है। सलेट पत्थर कोटा जिले में पर्याप्त है तथा इस पर पालिश होने पर यह चिकना और चमकदार हो जाता है। यह कोटा स्टोन के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख केंद्र रामगंज मंडी, मोडक, सुकेत, दरा एवं कोटा है। चूना भी अनेक क्षेत्रों में मिलता है। बूंदी का लाखेरी क्षेत्र चूना उत्पादन में महत्व रखता है। ग्लास सैंड, डोलामाइट भी यहाँ उपलब्ध है। सड़कों के निर्माण में उपयोग में आने वाला पत्थर यहाँ बहुतायत से है। गिट्टी उद्योग। हाड़ौती क्षेत्र में कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है, किंतु वृहद उद्योगों में भी वर्तमान में यह राज्य में अग्रणी है। ऊर्जा एवं जल की उपलब्धता ने इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोटा औद्योगिक क्षेत्र न केवल हाड़ौती अपितु राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है।
जिसका भारतीय उद्योगों के मानचित्र पर भी महत्व है। कोटा में विकसित उद्योगों में सरकारी क्षेत्र भारतीय उद्योगों के मानचित्र पर भी महत्व है। कोटा में विकसित उद्योगों में सरकारी क्षेत्र के इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना 1968 में की गई। विदेशी सहयोग से विकसित इस उद्योग में सूक्ष्म यंत्र, ताप नियंत्रक संयंत्र, विद्युत चुंबकीय उपकरण आदि का निर्माण होता है। अन्य उद्योगों में श्रीराम रेयंस, श्रीराम फर्टिलाइजर, वूल टॉप्स, प्रीमियर पेपर बोर्ड मिल के अतिरिक्त छोटी मशीनें, लोहे के तार, प्लास्टिक, रसायन, कपास, कृषि यंत्र, तेल मिल, विद्युत यंत्र आदि उद्योगों का भी विकास हुआ है। कोटा के निकट आलनिया में ओरिएंटल पावर केबल्स और चंबल फर्टिलाइजर उद्योग स्थापित है। श्रमिकों की समस्या के कारण कई उद्योगों पर ताले भी लग चुके हैं। कोटा के अतिरिक्त बूंदी में लाखेरी स्थित सीमेंट कारखाना सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1905 में की गई और एसीसी कंपनी द्वारा आज भी परिचालित है। बूंदी के निकट केशराय पाटन में सहकारी चीनी मिल बंद पड़ी है। मोडक में सीमेंट प्लांट है। पत्थर पॉलिशिंग उद्योग मोडक, रामगंज मंडी, सुकेत, मंडाना, दरा आदि में है। छोटे उद्योगों में तेल मिल, कॉटन जिनिंग, कृषि यंत्र, कपड़ा मिल, फलों के रस संयंत्र आदि भी यहाँ विकसित हुए हैं। झालावाड़ के निकट जेके उद्योग ने एक कारखाना कृत्रिम रेशे बनाने हेतु लगाया गया था जो बंद है। इस प्रदेश के कुटीर उद्योगों में कोटा डोरिया की साड़ियाँ प्रसिद्ध है और इसके अतिरिक्त दरी, चादरें, टोकरियां बनाना, सजावट का सामान, कोटा किनारी, चमड़े के जूते, रस्सी बनाना आदि पर्याप्त विकसित है। परिवहन सुविधाओं का विकास हाड़ौती क्षेत्र में पर्याप्त रूप से हुआ है। स्वतंत्रता से पूर्व भी इस प्रदेश में सड़क एवं रेल परिवहन का विकास हुआ था, किंतु वास्तविक विकास स्वतंत्रता के पश्चात भी हुआ है। सड़क परिवहन यहाँ की परिवहन स्वतंत्रता को परिचालित करता है। वर्ष 1950-51 में इस प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 1952 किलोमीटर थी, जो 1990 से 91 में 3462 किलोमीटर तथा 2003 में यहाँ 5216 किलोमीटर लंबी सड़कें थीं। 2010 से 11 में हाड़ौती प्रदेश में सड़कों की लंबाई 9633 किलोमीटर हो गई है। इस प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग 12 गुजरता है, जो जयपुर से प्रारंभ होकर बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल तक चला जाता है। अन्य मार्गों में देवली, बूंदी, कोटा, झालावाड़, अकलेरा, कोटा, बारा, शाहाबाद से मध्य प्रदेश में शिवपुरी, ग्वालियर तक, इंद्रगढ़, इटावा, बारा, खानपुर, झालावाड़, भवानी मंडी, बूंदी, लाखेरी, बूंदी, भीलवाड़ा, बारा, छपड़ा, झालावाड़, डगगंगधार, बूंदी, चित्तौड़ आदि प्रमुख है। प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालय एवं बड़े कस्बे सड़क परिवहन से जुड़े हैं। रेल मार्ग की प्रथम सुविधा हाड़ौती में 1899 में हुई, जब बीना बारा रेल परिवहन बना। इसे 1907 में कोटा तक कर दिया गया। मथुरा नागदा रेल मार्ग का परिवहन कोटा चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग वाया बूंदी बन जाने से रेल सुविधाओं का और विकास हो गया है। प्रदेश के सभी रेल मार्ग ब्रॉड गेज के हैं। रेल मार्गों पर प्रमुख स्टेशन लाखेरी, इंदरगढ़, केशरायपाटन, दरा, मोड़गढ़, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, झालावाड़ रोड, अंता, बारा, छबड़ा आदि हैं। कोटा का हवाई अड्डा पुराना है। यहाँ से एक बार दिल्ली, जयपुर से वाया दूत सेवा को नियमित किया गया था, किंतु अब यह सुविधा समाप्त हो गई है। जनसंख्या है। हाड़ौती प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या की स्थिति तालिका 19.5 से स्पष्ट है। तालिका 19.5 हाड़ौती की जनसंख्या 2011 इस डेटा को आप एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि हाड़ौती प्रदेश की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 में 57,23,464 अंकित की गई। इसमें कोटा जिले की सर्वाधिक 19,51,014 तथा बूंदी की सबसे कम 11,10,906,
रही। दशक 2001 से 11 से हाड़ौती में कोटा में वृद्धि दर 24.34% सबसे अधिक और बूंदी में 15.70% सबसे कम रही। जनसंख्या घनत्व 344 प्रति वर्ग किलोमीटर कोटा में सर्वाधिक और 12 में सबसे कम रहा। हाड़ौती में प्रति 1000 पुरुषों पर, झालावाड़ में 945 महिलाएं, 12 में 926, बूंदी में 922 और कोटा में 906 महिलाएं वर्ष 2011 में थी। कोटा नगर की जनसंख्या 2011 में 10,01,365 अंकित की गई। प्रदेश के अन्य प्रमुख नगर हैं बूंदी, बारा, झालावाड़, लाखेरी, रामगंज मंडी, झालरापाटन, छबड़ा, केशवरायपाटन, खानपुर, अंता, अटरू आदि। प्रदेश में बूंदी में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18.79% और जनजाति की 20.25% है, जबकि कोटा 12 में यह प्रतिशत क्रमशः 19.72 और 14.20 है और झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 17.23 और जनजाति का 11.90 है। कोटा जिले के शाहबाद क्षेत्र में सहरिया जनजाति विशिष्ट है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि हाड़ौती का पठार राजस्थान का एक विशेष भौगोलिक एवं आर्थिक प्रदेश तो है ही, साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह सांस्कृतिक सूत्र में बंधा हुआ है। प्राकृतिक विविधताओं ने आर्थिक विविधताओं को जन्म दिया है। कृषि प्रधान क्षेत्र होते हुए भी औद्योगिक प्रगति में अग्रणी है। जल की उपलब्धि, ऊर्जा की सुलभता, परिवहन की उत्तम सुविधा तथा मानव संसाधन के सामंजस्य से यह प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारी राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो भी कंप्लीट होती है।